नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम माइनर टेस्ट 4 देख रहे थे। पहली क्लास हो चुकी है 20 क्वेश्चन तक। आज की क्लास में हम 21 नंबर क्वेश्चन से जो है 40 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे। आज अपना जो है 2 टॉपिक कवर होंगे, एक तो दबाव समूह और एक होगा आपका यूएनओ और भारत। ठीक है, यूएनओ व भारत। तो ये 2 टॉपिक हम जो है अपने इस 20 क्वेश्चन में कवर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। सबसे पहला कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 16 वर्ष रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, एक बार में जो है कार्यकाल होता है 2 वर्ष। कितना होता है? 2 वर्ष। और भारत इससे क्या हो गया? 8 बार रह गया। ठीक है, 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है सुरक्षा परिषद का। तो 8 बार और 2 वर्ष एक बार में कार्यकाल होता है। तो टोटल कितना हो गया? 16 वर्ष कार्यकाल हो गया। ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर है, भारत को वर्तमान तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 6 बार चुना गया है। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी देखा आपने, एक बार में 2 वर्ष होता है, टोटल 16 वर्ष के लिए चुना गया है। तो 8 बार जो है भारत जो है अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में चुना गया है। तो ये क्या हो गया? 6 बार बता रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहले जो ऑप्शन है, जो पहला जो कथन है, उसी से दूसरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब जो है 8 बार जब जो है सदस्य बना है 2-2 साल के लिए, उसमें 11 बार अध्यक्ष भी रहा है। 11 बार क्या रहा है? अध्यक्ष। तो ये भी ध्यान रखना। देखो, आज अपना टॉपिक यूएनओ है और दबाव समूह है। इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन सबसे जो ये मान लो कि सबसे जो है अनिश्चित टॉपिक है, ये कहीं से भी इनमें क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। ज्यादातर क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि यार ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो भी सेकंड ग्रेड या रीट या फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ जो है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है, फर्स्ट ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज जल्द ला रहे हैं अपन। और जो है रीट जैसे वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी तो उसकी भी टेस्ट सीरीज लाएंगे। तो आप जो भी नए स्टूडेंट है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। मैंने जो है टीचिंग के 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मैं आपको जो है उसी लेवल का पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जो है काम की चीज ही इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित जो है इनमें से संयुक्त राष्ट्र महासचिव दिए हुए नीचे 4 जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। यानी नीचे जो 4 आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दिया है, उनमें से किन्हें जो है नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, उससे सम्मानित नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है, तो इसमें 2 ऑप्शन चाहिए आपके, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इन दोनों को ही नहीं किया गया। अब बात है कि किन को किया गया, वो ज्यादा ध्यान रखना है अपने को। तो कोफी अन्नान और डेग हैमरस्कोल्ड है, इनको जो है दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किया गया किस किस को है? कोफी अन्नान या डेग हैमरस्कोल्ड को। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि इनमें से एक आ जाता है ऑप्शन में और कई बार दोनों आ जाते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऐसे ध्यान रखना। और कोफी अन्नान को कब किया गया? तो कोफी अन्नान जो है इनको 2001 में किया गया सम्मानित। ठीक है, सन भी याद रखना। अगर आप सोच रहे हो कि सेकंड ग्रेड का ही तो एग्जाम है, तो जाकर एक बार जो है पहले के पेपर देखना आप, जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस लेवल की पूछी गई है। ठीक है, और डेग हैमरस्कोल्ड है, इनको जो है 1961 में जो है सम्मानित किया गया। तो सन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बार पूछ चुके हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है। तो ये जो है डेग हैमरस्कोल्ड और जो है कोफी अन्नान। और कोफी अन्नान को 2001 में, और जो है डेग हैमरस्कोल्ड है, इनको 1961 में सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल शांति पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, नीचे जो वक्तव्य दिए हुए हैं उनमें से सत्य बताना है अपने को। क्या बताना है? सत्य बताना है। सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2008 में टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए। तो गलत है। सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा 2022 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन अलग से कि इनको एसडीजी कहते हैं। ठीक है, एसडीजी कहते हैं शॉर्ट में। तो एसडीजी जो लक्ष्य हैं वो कब अपनाए गए? जिनको हिंदी में कहते हैं टिकाऊ विकास के लक्ष्य। इंग्लिश वर्जन देखो इनका क्या होता है? एसडीजी। देखो, एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। ठीक है, एसडीजी का क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये कब अपनाए गए? अलग से क्वेश्चन आया था इसका। और सबसे पहली बात तो इसको हिंदी में कहते हैं टिकाऊ विकास के लक्ष्य। तो ये 2015 में
अपनाए गए थे। क्वेश्चन बनता है और ये बन चुका है। एस जो है ग्रुप सी का जो है पेपर देखना, आप ग्रुप सी का पेपर देखना, सी या डी का, जो आपका 29 जनवरी को पेपर हुआ था 2023 को, उस पेपर को जाके देखें और उसमें साफ साफ लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एसडीजी जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो कब अपनाए गए? तो 2015 में अपनाए गए। तो यहाँ 2018 दिया, तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर है संयुक्त राष्ट्र में पहली एकल देश दक्षिण दक्षिण सहयोग पहल जून 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के माध्यम से शुरू की गई। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगर ये लाइन आपने कहीं नहीं पढ़ी है तो इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लें और ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एसडीजी जो है टिकाऊ विकास के लक्ष्य कब अपनाए गए? 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। और इस चीज को ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र में पहली एकल देश दक्षिण दक्षिण सहयोग, नाम क्या है? दक्षिण दक्षिण सहयोग। कब? जून 2017 में। किसके द्वारा? भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ जो है पहला तो गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर, केवल 2 सही है। देखो, अगर मैं चाहता ना कि आपको सिर्फ एक, जैसे कई जो है यूट्यूब पर और भी जो है सेकंड ग्रेड जो कलाम के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, लेकिन उन्होंने एक ही 20-25 मिनट के वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप पूरे एक में ही 100 करो, 20-20 क्वेश्चन, लेकिन डिटेल से करो, ताकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो। अब देखो, वापस ध्यान रखना, 2021-22 यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी ऊपर आया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके भारत 8 बार क्या रह चुका? अस्थायी सदस्य रह चुका। ऊपर आया था पहले क्वेश्चन में, 21वें क्वेश्चन में, के कार्यकाल के लिए भारत का प्राथमिक उद्देश्य एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक अभिविन्यास लागू करना था, जिसे नाम दिया गया। ध्यान रखना, भारत जो 8वीं बार बना था ना, ये भी ध्यान रखना। कई बार ये पूछ लेते हैं कि लास्ट बार जो है 8वीं बार यूएनएससी का जो है यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका लास्ट बार 8वीं बार भारत कब सदस्य बना था, या जो है कब बना था? 2021-22 में। तो जब 8वीं बार बना था, तब जो है उन्होंने यूएनएससी के कार्यकाल के लिए भारत का जो प्राथमिक उद्देश्य का एक सुरक्षित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक अभिविन्यास लागू करना था, उसे नाम दिया गया नॉर्म्स। अब ये सोच रहे होंगे यार ऐसा क्वेश्चन कहां से आता है? रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सेकंड ग्रेड में संस्कृत एजुकेशन में आ चुका है 2022 वाली वैकेंसी में, लेकिन पूछा उसमें क्या था? नॉर्म्स की फुल फॉर्म पूछी थी। क्या पूछा था? नॉर्म्स की फुल फॉर्म पूछी थी। लेकिन यहाँ आपको नॉर्म्स की फुल फॉर्म नहीं पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो क्या याद होना चाहिए कि 8वीं बार कब बना था भारतीय सुरक्षा परिषद का सदस्य? 21-22 में। उस टाइम के कार्यकाल के लिए भारत का जो प्राथमिक उद्देश्य एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक अभिविन्यास लागू करना था, जिसे नाम क्या दिया गया? नॉर्म्स। और इसकी फुल फॉर्म जो है आपकी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के एक जीके के पेपर में आ चुकी है। और इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं आती तो लिख लेना, न्यू। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं आया हुआ, तो जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के जितने भी जीके के पेपर हैं, शायद 2 या 3 पेपर हुए थे जीके के उस टाइम, उन दोनों में पेपरों में देख लेना, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नॉर्म्स की फुल फॉर्म होती है, ये आई जो है रिपीटेड है, ये है आपका न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए, ठीक है, ए को वापस ऐसे लिख देता हूं, फॉर ए रिकॉर्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। वापस ध्यान रखना, हिंदी में मैंने लिख दिया इसको कि नॉर्म्स 2021-22 के दौरान एक बहुपक्षीय प्रणाली थी, जो है जो अभिविन्यास जो है लागू किया गया था, उसका नाम था नॉर्म्स। और ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुका कि नॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है। तो न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिकॉर्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो कि नॉर्म्स की फुल फॉर्म न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिकॉर्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। और ये जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। अगला क्वेश्चन, तो ये मत सोचना, क्योंकि एक जो है कमेंट किया था स्टूडेंट ने कि आप तो आरएस लेवल के करवा रहे हो, तो भाई आरएस लेवल के नहीं करवाए जा रहे, आपको लग रहे हैं, लेकिन आप पिछले वाले पेपर देखोगे तब पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो ज्यादा हार्ड आती है, बाकी तो इजी आते हैं। बाकी जीके इजी आता है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या विदेश वाला जो संबंध है जैसे यूएन हो, ये पॉलिटिकल का ही एक प्रकार से प्रकार है, ये थोड़े हार्ड आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी भारतीय
जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। तो देखो जगजीवन राम भी रह चुके हैं, 4 ही रहे हैं आज तक, चारों को ध्यान रखना है। अतुल चटर्जी भी रह चुके हैं, नगेंद्र सिंह भी रह चुके हैं और रविंद्र वर्मा भी रह चुके हैं। और नगेंद्र सिंह का ध्यान रखना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश या कह सकते हो अध्यक्ष, एक ही बात है, क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश या अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगेंद्र सिंह। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस में भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश या अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? नगेंद्र सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस में रहने वाले भारतीय कौन है? जगजीवन राम। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे ये, ठीक है, क्या थे? श्रम मंत्री। और ये पहले श्रम मंत्री थे, 1950 की बात है, उस टाइम ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस में रहे थे। फिर है सर अतुल चटर्जी। तो अतुल चटर्जी 1927 में, उससे भी पहले, आजाद भारत में नहीं थे, उससे पहले रह चुके हैं। फिर नगेंद्र सिंह 1970 में रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस में। और फिर रविंद्र वर्मा 1979 में रह चुके। इतना डीप पढ़ना पड़ेगा, ये सन याद नहीं है तो ये नाम तो याद होने चाहिए। जगजीवन राम, सर अतुल चटर्जी और श्री रविंद्र जो है वर्मा। जगजीवन राम के बारे में क्वेश्चन आ चुका था कि पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना कौन थे श्रम मंत्री? जगजीवन राम। ये क्वेश्चन आया ग्रुप बी, शायद ग्रुप बी जो है आपका पेपर हुआ था शायद 22 या 23 दिसंबर को, ग्रुप बी का 2nd ग्रेड का, उसमें आया था ये जगजीवन राम वाला कि कौन श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस में भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। अगला क्वेश्चन, तो इसमें चारों हैं तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 नहीं 4, उपरोक्त सभी, क्योंकि चारों है ना। अगला क्वेश्चन वापस देखना, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम क्या है? भारत और यूएनओ। तो भारत और यूएनओ से संबंधित हर चीज याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में असुमेलित युग्म की पहचान अपने को करनी है। तो पहला है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है वर्तमान में, 2022 से ये लगातार हैं, ध्यान रखना। तो वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि कौन है? जो मतलब हर टाइम वहीं रहते हैं बोलने के लिए। आपने देखा होगा कई बार वीडियो आता है भारत ने यूएनओ में ये बयान दिया और उसमें एक महिला को दिखाते हैं, तो वो महिला रुचिरा कंबोज है, जो यूएनओ में फिलहाल जो है भारत की स्थायी प्रतिनिधि है वर्तमान में, और 2022 से ये लगातार हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि वर्तमान में है रुचिरा कंबोज, यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में 2022 से। फिर है विजय लक्ष्मी पंडित, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम भारतीय अध्यक्ष। तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन थी? विजय लक्ष्मी जो पंडित है आपकी, वो यूएन महासभा है ना, यूएन महासभा, उसकी प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी। क्या उसकी प्रथम है? भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, जो है असुमेलित बताना था तो 2 नंबर असुमेलित हो गया। क्यों? क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम अध्यक्ष नहीं थी, वो यूएन महासभा की प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अब आपसे कि ये कब थी, सन बताना है आपको, ठीक है, कब थी ये सन बताना है, क्योंकि थोड़ा सा सर्च करोगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा, हर चीज मैं बताऊंगा तो सही नहीं रहेगा। तो विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में देता हूं, अगर आपने पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो नहीं देखे तो जो नए स्टूडेंट है जाकर जरूर देखें। तो विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की प्रथम भारतीय अध्यक्ष रही थी, तो ये असुमेलित हो गया, बाकी सब सही है। एक ये ध्यान रखना, BN राव ये यूएन में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे। BN राव यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि, और वर्तमान में कौन है? रुचिरा कंबोज। प्रथम कौन थे? BN राव। ये 2 तो याद रहने ही चाहिए। फिर है चिन्मय रजनीनाथ गारेखान, ठीक है, चिन्मय रजनीनाथ गारेखान है, ये इकोसोक जिसे सामाजिक एवं आर्थिक परिषद कहते हैं, इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये क्या थे? भारतीय जो इकोसोक या कह सकते हो सामाजिक व आर्थिक परिषद, उसके अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? चिन्मय रजनीनाथ गारेखान। तो असुमेलित बताना था, तो असुमेलित हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अध्याय में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों की कार्यवाही है? तो देखो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि शांति के उल्लंघन और आक्रामकता ये संबंधित जो कार्यों की कार्यवाही है। पहले तो देखो इनसे आते ही नहीं थे क्वेश्चन, जो यूएन का अध्याय है उससे, लेकिन पिछली बार से आने लग गए, 2022 से जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आने लग गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी जो कार्यों की कार्यवाही है, ये जो है कौन से जो मतलब अध्याय में है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 अध्याय 7 में, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, इसका वैसे कोई
उल्लेख नहीं है, और जो पहले अध्याय से क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन पिछली बार से आने लगे तो ये भी आपको याद करना होगा। सिलेक्शन के लिए आप कुछ छोड़ नहीं सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। क्वेश्चन 28, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही कौन सा ये आपको जो है बताना है कौन सा सही है। सबसे पहले, शांति रक्षा अभियान का संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेख है तो नहीं है। ध्यान रखना, जो शांति रक्षा अभियान चलते हैं ना, ठीक है, जिसे शांति अभियान कहते हैं, जैसे भारत की जो सेना है या भारत की जो पैरामिलिट्री है वो आपकी जैसे जो लीबिया वगैरह है, सूडान में, वहां जो है अफ्रीकाई देशों में रहती है शांति स्थापित करने के लिए, तो वो शांति रक्षा अभियान कहलाते हैं। तो शांति रक्षा अभियान का संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, जो चार्टर का मतलब क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार से जो संविधान लिखा गया है, उसमें शांति रक्षा अभियान का कहीं जिक्र नहीं है, ये बाद में चलाई गई प्रणाली है। तो इसका जो है ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लेख नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अपने को क्या बताना था, सिर्फ जो है सही बताना था, तो ये तो क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि जो है इनका जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कहीं उल्लेख नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर विवादों के समाधान और शांति की स्थापना के लिए यूएनओ की सबसे अभिनव पहल इसका शांति रक्षा अभियान है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय सेना भी लीबिया, ठीक है, सूडान, ये जो अफ्रीकाई देश हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं वहां और अशांति फैली हुई है, उनमें शांति स्थापित करने के लिए, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो है शांति रक्षा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें भारत सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेता है। लेकिन इनका संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये एक अभिनव पहल है, तो इसका ऑप्शन 2 ही सही है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक बार ध्यान रखना, प्रथम महिला शांति अभियान भारत द्वारा चलाया गया है। प्रथम महिला शांति अभियान, शांति रक्षा अभियान कह सकते हो आप, ध्यान रखना। मतलब किसी दूसरे देश में भारत की सेना भेजने में महिलाओं को भी भेजा है। किसने सबसे पहले महिलाओं को भेजने वाला देश शांति रक्षा अभियान में? भारत। प्रथम महिला शांति रक्षा अभियान चलाने वाला देश भारत, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, जैसे देखो ये कांगो देश है, यहाँ पर भी जो है कांगो हुआ, सूडान हुआ, लीबिया, लाइबेरिया, ये इन देशों में भारतीय सेनाएं रहती है, ठीक है, अशांति के कारण। फिर कांगो में यूएन पीस कीपिंग मिशन, वही है शांति रक्षा मिशन अभियान। शांति रक्षा मिशन को हिंदी में कहते हैं पीस कीपिंग मिशन, सॉरी इंग्लिश में, ठीक है। में सम्मिलित भारत के कैप्टन जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मतलब यूएन जो शांति रक्षा अभियान है, पीस कीपिंग मिशन है, उसमें भारत के ऐसे कैप्टन जिनकी वहां पर जो शहीद हो गए थे, बाहर विदेश में शहीद हुए थे, और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये नाम नोट कर लेना अगर आपकी जो है नोटिस में नहीं है तो। गुरबचन सिंह सालरिया, गुरबचन सिंह सालरिया। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, और साथ में जो है अगर कोई गलती हो जाए, कोई क्वेश्चंस गलत बता दूं तो कमेंट में आप उसको जरूर सुधार देवें, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है। तो कांगो में यूएन पीस कीपिंग मिशन का, अब आपको कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लेते हैं कि गुरबचन सिंह सालरिया जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वो कहाँ शहीद हुए? तो कांगो में। कहां पर? कांगो में। हर तरफ से क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, हर तरफ से याद होना चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के लिए बनाए गए समूह 4, ग्रुप 4, जिसको G4 कहते हैं, का सदस्य नहीं है, पूछा है। तो देखो G4 सबसे पहले कौन कौन सदस्य है? तो इसमें एक तो है ब्राजील, ठीक है, एक है जर्मनी, ठीक है, एक है जापान, ठीक है, और एक अपना भारत। ये 4 सदस्य हैं। G4 किस लिए बनाया गया है? कि इन चारों में से किसी ना किसी एक को, खास करके भारत को जो है स्थायी प्रतिनिधित्व मिले। किसके लिए? स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए। मतलब ये चारों देश चाहते हैं कि इन चारों में से किसी को तो स्थायी प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है, जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए, जो है स्थायी सदस्य बनने के लिए इन चारों देशों ने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है जिसको G4 कहते हैं, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान, भारत है। इनका कहना है कि हम में से एक, और या फिर भारत को कम से कम जो है स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो देखो जर्मनी भी है, जापान भी है, ब्राजील भी है, लेकिन इटली नहीं है, और नहीं पूछा है तो सदस्य G4 का इटली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फिर अपर नाइल क्षेत्र जो दक्षिणी सूडान, अभी मैंने बोला था ना, में भारतीय दल को शांति स्थापन करने के लिए यूएन मेडल ऑफ ऑनर मिला है। तो इंपॉर्टेंट नोट करने योग्य बात है, यूएन मेडल ऑफ ऑनर किस क्षेत्र में मिला? अपर नाइल क्षेत्र। अपर नाइल क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण सूडान।
और किसको? भारतीय दल को, शांति, जो भारतीय शांति रक्षा दल था उसको यूएन मेडल ऑफ ऑनर मिला है अपर नाइल क्षेत्र यानी कि दक्षिण सूडान में शांति स्थापित करने के लिए। तो कई बार ये पूछ लेते हैं दक्षिण सूडान में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय दल को कौन सा मेडल? यूएन मेडल ऑफ ऑनर। कहां पर? दक्षिण सूडान में। तो ये सही बात है। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला दल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश। अभी ऊपर चर्चा करके आए थे कि प्रथम महिला शांति रक्षा अभियान भेजने वाला भारत प्रथम देश है। तो ये भी सही हो गया। देखो पढ़ा हुआ काम आता है ना कहीं ना कहीं। और जीवा स्टडी की यही खासियत है, या तो आपको क्लासें नहीं मिलेगी तो बेस्ट मिलेगी। इसलिए मैं हर किसी जो है क्लासें नहीं चलाता, सीटी की मैं क्लास नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही इतना मैच नहीं कर पाता जितने अपन पढ़ाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस लेवल के हैं। कलाम बेस्ट कोचिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला देश कौन था महिला दल वाला? भारत। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यूएन में भारत के प्रथम पीस कीपिंग अभियान की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, प्रथम शांति रक्षा अभियान, शांति रक्षा ये प्रथम और वर्तमान तो जरूर ध्यान रखना। शांति रक्षा अभियान जो प्रथम शांति रक्षा, कौन सा? फर्स्ट शांति रक्षा अभियान। एक तो प्रथम और एक वर्तमान। जैसे ऊपर देखा था ना, यूएन की स्थायी प्रतिनिधि थी कौन है? भारत की वर्तमान रुचिरा कंबोज। और जो उस टाइम के पहले के थे वो थे जो है आपके मेनन, ठीक है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना, सॉरी BN राव, ठीक है। कौन थे? BN राव। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट शांति रक्षा अभियान के समय जो भारत के अभियान की अध्यक्षता किसने की थी? तो नोट कर लेना किसने की थी? KS थिमैया ने। किसने की थी? KS थिमैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो KS थिमैया ने जो है पहले भारतीय शांति रक्षा अभियान की क्या की थी? अध्यक्षता की। फिर अगला क्वेश्चन, अगला तो डायरेक्ट याद रखने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी? भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? कि 2 अक्टूबर को यूएन ने क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किस अवसर पर? गांधी जयंती के अवसर पर भारत के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ था। कब से किया? 2007 से, ठीक है। 2007 को जो है 2007 मनमोहन सिंह सरकार में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को घोषित किया भारत के प्रस्ताव पर। किसमें? गांधी जयंती पर। ध्यान रखना इस बात को, 2007 में। अब देखो अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वापस नाम रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं फिक्की। फिक्की इंडिया नाम सुना होगा, अधीनस्थ बोर्ड के बहुत सारे एग्जाम में घुमा था। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर। एफ से फेडरेशन, आई से इंडियन, ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं फिक्की इंडिया की स्थापना। तो ये क्या? दबाव समूह। ध्यान रखना, ये क्या है? दबाव समूह है। दबाव समूह क्या होते हैं? जो सरकार पर दबाव डालते हैं, जो सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं। तो ध्यान रखना, ये फिक्की इंडिया क्या है? दबाव समूह। कब हुई इसकी स्थापना? 1927। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन हर एग्जाम में, ऐसा नहीं सेकंड ग्रेड में, बहुत सारे एग्जाम में। और इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। दबाव समूह टॉपिक आ चुका है अपने। तो असुमेलित बताना है, सॉरी क्या बताना है? असुमेलित कौन सा है वो बताना है। हिंदू मजदूर संघ, देखो ये क्या होते हैं? श्रमिक संघ है। श्रमिक संघ एक प्रकार के क्या होते हैं? दबाव समूह। और दबाव समूह वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है सरकार को बाहर से नियंत्रित करते हैं, खुद सरकार जो है राजनीति से दूर रहते हैं, वो क्या है। लेकिन हर एक जो समूह है वो लगभग एक पार्टी से जुड़ा है। जैसे हिंदुस्तान मजदूर संघ है, ये किससे जुड़ा है? समाजवादी पार्टी। कौन सी? समाजवादी पार्टी। नाम क्या है? हिंदू मजदूर संघ, ठीक है। हिंदू मजदूर संघ, हिंदुस्तान नहीं, हिंदू मजदूर संघ। हिंदू मजदूर संघ कौन सी पार्टी से जुड़ा है? समाजवादी से, ठीक है। हर जो है दबाव समूह लगभग एक पार्टी से जुड़ा होता है। फिर है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नाम क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? गलत। किससे जुड़ा है ये आपका जुड़ा है कांग्रेस से। किससे जुड़ा है? कांग्रेस से। तो गलत पूछना था। असुमेलित आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2।
दोबारा देखना, हिंदू मजदूर संघ समाजवादी पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे जुड़ा है? कांग्रेस से। लेकिन यहां पर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नहीं कि कांग्रेस नाम आ गया तो कांग्रेस से जुड़ा है। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कौन जुड़ा, उसका नाम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। इससे आपका जुड़ा है ऑल इंडिया, कौन? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नाम देख लेना, थोड़ा सा अंतर है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब अगर ये ऑप्शन होता इस साइड इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ तो ये कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन इंडियन नेशनल की जगह ऑल इंडिया हो जाता और ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कौन सी पार्टी से जुड़ा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो ध्यान रखना, हिंदू मजदूर संघ समाजवादी पार्टी से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल नाम आते ही कांग्रेस से, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आते ही सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। और भारतीय मजदूर संघ भाजपा यानी बीजेपी से जुड़ा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये जुड़ा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको सीपीएम कहते हैं। ध्यान, मार्क्सवादी से जुड़ा है कौन सा? सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। तो ये सारे याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कहता है दबाव समूह के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। सबसे पहले इनका स्वरूप संगठित या असंगठित होता है, तो बिल्कुल सही है, ये संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित। ठीक है, इनकी प्रकृति संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की होती है। ये दबाव समूह के बारे में ध्यान होना चाहिए आपको, नहीं ध्यान है तो लिख लें। इनकी सदस्य, इनका उद्देश्य और सदस्यता असीमित होते हैं, ये गलत है। ध्यान रखना, जो इनकी विशेषता होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इनकी स्वरूप संगठित और असंगठित होते हैं, और उनका उद्देश्य और जो सदस्यता है वो दोनों के दोनों क्या होती है? सीमित। क्या होती है? सीमित। दोनों की दोनों सीमित होती है, तो ये गलत हो गया। ये पूंजीवादी राष्ट्रों और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में फलते फूलते हैं। बिल्कुल, दबाव समूह जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में फलते फूलते हैं। ये सरकार पर दबाव डालते हैं, तो बिल्कुल ये सरकार पर राजनीति में आए बिना दबाव डालते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और अपने को पूछा था असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये असत्य है, ये सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, पूछा है। अब देखो, दबाव समूह होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक तो होते हैं संस्थागत। संस्थागत में जो है आपके जो एक संस्था बना के जो है एक विशेष चीज पर जो फोकस करते हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं समुदायात्मक। समुदायात्मक में होते हैं किसी विशेष चीज को लेकर चलते हैं, संस्था नहीं बनाते। जैसे कोई व्यवसाय से संबंधित हो गया, ठीक है, कोई श्रमिक से संबंधित हो गया, कोई मजदूरों से, और कोई जो है विद्यार्थियों से। जैसे है ना, अपने एबीवीपी है, एनएसयूआई है, ठीक है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई है, ये सब विद्यार्थियों से संबंधित समुदायात्मक जो है दबाव समूह है। ठीक है, व्यवसाय, श्रमिक जो है विद्यार्थी से। और संस्थागत वो होते हैं जैसे फिकी इंडिया है, ये सारे संस्थागत है। और असमुदायात्मक होते हैं जो धर्म, जाति, भाषा इनके आधार पर हो। ठीक है, तो ये होते हैं असमुदायात्मक। ध्यान रखना, असमुदायात्मक क्या होते हैं? धर्म, जाति और भाषा के आधार पर। समुदायात्मक होते हैं व्यवसाय, श्रमिक, विद्यार्थी, इनसे एक विशेष, इनसे जाति धर्म से लेना देना नहीं होता। और संस्थागत होते हैं जो एकदम सुदृढ़ जो संस्था में चलते हैं वो। तो देखो, जमात इस्लामी नाम से पता चल रहा है मुस्लिम जो है धर्म से रिलेटेड है, तो असमुदायात्मक हो गया, तो ये तो है नहीं। युवा तुर्क, नाम क्या है? युवा तुर्क, तो नाम से पता चल रहा है कि ये भी मुस्लिम समुदाय से संबंधित है और धर्म, जाति और भाषा के आधार पर होने के कारण ये क्या है? असमुदायात्मक। फिर रणवीर सेना, देखो रणवीर सेना नाम की कोई भी दबाव समूह है ही नहीं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करनी सेना होता है यहाँ पर, तो वह समुदायात्मक होता है क्योंकि वो एक विशेष जाति से संबंधित है, तो वो क्या हो जाता आपका दबाव समूह असमुदायात्मक हो जाता है। असमुदायात्मक होता है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, और समुदायात्मक होता है जो एक फिक्स व्यवसाय या कोई जो मजदूरों का, उसमें धर्म जाति से कोई संबंध नहीं है, विद्यार्थियों का है। तो रणवीर सेना की जगह करनी सेना होता तो सही हो जाता, लेकिन रणवीर सेना नाम का कोई दबाव समूह नहीं है। फिर है कायस्थ समूह, और कायस्थ समूह भी मुस्लिम समाज से रिलेटेड है, तो ये भी क्या हो गया? असमुदायात्मक। तो रणवीर सेना इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये जो है असमुदायात्मक नहीं है। अगर ये करनी सेना होता तो असमुदायात्मक होता, क्योंकि रणवीर सेना नाम का कोई भी संस्था या दबाव समूह कार्यरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत का पहला श्रमिक संघ कौन सा था? तो ध्यान रखना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ये किससे रिलेटेड है?
अभी ऊपर पढ़ गए थे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऊपर पढ़ गया है ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किससे है, कांग्रेस से, अभी ऊपर पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय मजदूर संघ बीजेपी से संबंधित है और नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी से भी संबंधित नहीं है। तो सबसे पहला श्रमिक संघ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए, वापस क्या बोला, सुमेलित कीजिए। ऑल इंडिया किसान सभा, ये कृषक समुदाय है, ध्यान रखना। दबाव समूह में एक अलग जो है पार्ट होता है कृषक समुदाय, और कृषक किससे संबंधित आएगा, सामुदायिक से। क्यों, क्योंकि धर्म जाति के आधार पर नहीं है। तो ऑल इंडिया किसान सभा ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही है। ठीक है, हिंद किसान पंचायत समाजवादी पार्टी की, और यूनाइटेड किसान सभा ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसकी है। तो ये सारे याद रखने हैं। इसको याद रखने का तरीका यही है कि नाम पढ़ो और सामने क्या दिया है उससे। ठीक है, ये कृषक समुदाय है, ऊपर देखा था वो दबाव समूह थे, ये कृषक समुदाय है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में सामुदायिक दबाव समूह में शामिल नहीं है। सामुदायिक जो दबाव समूह है, समुदायात्मक जो दबाव समूह है उसमें शामिल नहीं है, वो पूछा है। तो क्या होगा ऑप्शन, सबसे पहले फिक्की इंडिया, तो ये जो है समुदायात्मक ही है। फिर ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, क्या इसमें कोई जाति धर्म का नाता है, फिक्की इंडिया में कोई जाति धर्म या भाषा आती है, नहीं। ऑल इंडिया किसान सम्मेलन है उसमें कोई जाति धर्म आता है, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या इसमें कोई मैंने ऊपर बताया था ना समुदायात्मक होता है जो मतलब जाति धर्म और भाषा के आधार पर नहीं, और असमुदायात्मक होता है जाति धर्म और भाषा के आधार पर। तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया विद्यार्थियों के लिए क्या जाति धर्म आता है, नहीं। लेकिन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ये एक विशेष जाति या समुदाय से संबंधित है, तो समुदायात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर, नाम से ये समुदायात्मक लग रहा है कि समुदाय मतलब कोई धर्म से संबंधित, लेकिन उल्टा होता है। असमुदायात्मक होते हैं वो धर्म से या जाति से या किसी समुदाय से रिलेटेड होते हैं, और समुदायात्मक एक जो है व्यवसाय या फिर एक जो है पूरा जो है जैसे विद्यार्थी या किसान एक अलग जो है जिसमें कोई जाति धर्म का कोई रोल नहीं होता, उससे संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब अगली क्लास में 41वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी के संबंधित क्वेश्चन है। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।